नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बघेल सरकार आज अपना दूसरा बजट पेश करेगी। इस बजट के साथ ही यह भी स्पष्ट होगा कि सरकार का विजन क्या है, सरकार किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा फोकस करना चाहती है। गांव, गरीब और किसान की सरकार कही जाने वाली भूपेश सरकार को शहरी जनता और व्यापारियों को भी खास तौर से उम्मीदें हैं। छत्तीसगढ़ सरकार वित्तीय वर्ष 2020-21 का बजट पेश करने जा रही है। वित्त मंत्री सीएम भूपेश बघेल विधानसभा में बजट पेश करेंगे। 2 वित्तीय वर्ष से राज्य का कुल बजट 1 लाख करोड़ के पार पहुंच रहा है। 2 अनुपूरक बजट के साथ चालू वित्तीय वर्ष का बजट ही 1 लाख करोड़ से अधिक का हो गया है। इस वर्ष का मूल बजट 95,899 करोड़ था। वहीं इससे पहले वाले वित्तीय वर्ष में 3 अनुपूरक के बाद कुल बजट का आकार 1,50,000 करोड़ से अधिक का हो गया था। इस बार का बजट भी 1 लाख करोड़ के पार जाने की उम्मीद जताई जा रही है। अपने घोषणा पत्र में किए वादों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार लगातार कर्ज के बोझ तले दबती जा रही है। वहीं किसानों के 2 साल के बोनस के साथ ही 2500 रुपए प्रति क्विंटल के समर्थन में धान खरीदने के वादे को सरकार को पूरा करना है। इसके लिए जो अंतर की राशि देनी है वो भी एक चुनौती है। इसी बीच राज्य में करीब 25 लाख बेरोजगार, कुपोषण से संघर्ष और आदिवासी क्षेत्रों की विकास की दौड़ में शामिल करने के लिए सरकार को जो कवायद करनी है वो भी एक बड़ी चुनौती है। शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ राज्य में रुके हुए तमाम कामों को शुरू करने के लिए धन चाहिए। राज्य में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों की संख्या लगभग 40% है। वहीं 37% से अधिक बच्चे कुपोषित हैं और 41% से अधिक महिलाएं एनीमिया से पीड़ित हैं। हालांकि सरकार ने इसके लिए योजनाएं शुरू की हैं, लेकिन संसाधन नाकाफी हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में जुटी सरकार के लिए राज्य में सिंचाई सुविधा का विकास करना बेहद जरूरी है। इस बजट में सरकार सिंचाई की बड़ी परियोजनाओं की घोषणा कर सकती है। वही सरकारी कर्मचारी केंद्रीय कर्मचारियों से तुलना कर सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं। संविदा कर्मचारियों की भी अपनी उम्मीदें हैं, जबकि व्यापारी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं। सबसे पहली बात यह है कि जो बजट है इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बनाया जाए या प्रकाशित किया जाए, या इस चीज़ का ध्यान रखा जाए कि जो मध्यम आकार के जो बिजनेसमैन हैं उनके लिए इस बजट में कुछ न कुछ ऐसा हो कि वो राहत महसूस करें। विपक्ष की अपनी उम्मीदें हैं। विपक्ष का आरोप है कि सरकार जिस तरह से नाकाम हो रही है, इसके बाद कुछ उम्मीद करना बेफजूल है। पूर्वानुमान लगाना तो मेरे लिए कठिन है, पर उम्मीद करते हैं कि जो छत्तीसगढ़ के इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हैं, छत्तीसगढ़ के रेलवे के पुराने प्रोजेक्ट हैं जिस पे 600 करोड़ की इक्विटी में 20,000 करोड़ के काम होने थे, रोड के हमारे काम थे, उन सारे कामों को प्राथमिकता होगी। और शिक्षा और स्वास्थ्य में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, उस स्कीम को बेहतर क्रियान्वयन के लिए फंड रखेंगे। कि बेरोजगारों को रोजगारी भत्ता देंगे। अगर इस बात का प्रावधान हो कि रोजगार के अवसर खोले जाएंगे, अगर इस बात का उसमें कल प्रावधान हो कि पेंशन 1,500 की वृद्धि करके दी जाएगी, अगर ये प्रावधान हो कि यहाँ पर उद्योग की खास करके जो एग्रो बेस्ड उद्योग की स्थापना का अगर प्रावधान होगा, तब तो हम समझेंगे कि बजट सही दिशा में जा रहा है। हालांकि सरकार ने बजट से एक दिन पहले जो आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया, उसमें सभी सेक्टर में अपनी पीठ थपथपाई है। कृषि के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में जो योगदान है 16.81%, जबकि देश में इसको 14.09% माना गया है। इसी प्रकार औद्योगिक क्षेत्र में 46.19% छत्तीसगढ़ में और 30.57% देश का औद्योगिक योग क्षेत्र माना गया है। जाहिर तौर पर आईटी छापों से सरकार की छवि पर भी छींटे पड़े हैं। ऐसे में जनता अभी तमाम तरह की हकीकत और अफवाहों के बीच जुगाली कर रही है। बजट हर क्षेत्र को साधने में कामयाब हुआ तो सरकार को थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन लगातार कर्ज में डूब रही सरकार के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती है। इस बजट में सरकार के लिए कुछ अच्छी चीजें भी हैं। पूंजीगत व्यय की तुलना में राजस्व आय में बढ़ोतरी हुई है। अस्पताल, भवन, पुल आदि का निर्माण पूंजीगत व्यय की श्रेणी में आता है। राजस्व व्यय वेतन, कर्ज भुगतान आदि का खर्च राजस्व व्यय होता है।
कुल बजट 77% से अधिक विकास से संबंधित कार्यों पर है। 46.1% व्यय सामाजिक क्षेत्र पर किया जा रहा है। कर्ज के बावजूद राज्य में मंदी का असर नहीं दिखा। राज्य पर कुल कर्ज जीडीपी का 21.68% है। ब्याज भुगतान राजस्व प्राप्तियों का 5.9% है, जो सभी राज्यों से कम है। कुल बजट में से कमिटेड व्यय 19.3% है, जो सभी राज्यों से कम है। सुरेंद्र सिंह और राघवेंद्र साहू के साथ ममता लांजेवार, रायपुर। तो आज छत्तीसगढ़ का बजट पेश होगा, लेकिन इस बजट से काफी लोगों को उम्मीदें हैं। पूरी जनता के साथ साथ विपक्ष, साथ ही जनता में बुजुर्ग, बच्चे, किसान, सबको बहुत उम्मीदें हैं। सबसे पहली बात यह है कि जो बजट है इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बनाया जाए या प्रकाशित किया जाए, या इस चीज़ का ध्यान रखा जाए कि जो मध्यम आकार के जो बिजनेसमैन हैं उनके लिए इस बजट में कुछ न कुछ ऐसा हो कि वो राहत महसूस करें। पहली बात। दूसरी बात यह है कि हमारे उत्थान के लिए या हमारे जो व्यवसाय है उसके अच्छे के लिए राज्य सरकार को कुछ इस टाइप के कदम उठाने चाहिए जो फ्यूचर में हमारी जो सेविंग है उसको बढ़ावा दे सके। बजट की कोई बात करना मैं नहीं समझ। निश्चित तौर पे भूपेश सरकार का जो बजट है उसको लेके काफ़ी उत्सुकता बनी हुई है और हमें लगता है कि जो शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी बजट में काफ़ी कुछ होगा, क्योंकि इस वक्त जो है यहाँ के जो युवा है वो बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। तो निश्चित तौर पे कुछ इस तरह उनके रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे, इसको लेके भी काफ़ी उम्मीदें हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ अगर हमको अपने प्रदेश का जो है ना ग्रोथ रेट देखना है और जीडीपी ग्रोथ देखनी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना सबसे बहुत ज़्यादा अनिवार्य है, जिस पे सरकार को थोड़ा देखना चाहिए। सेकेंडली, हमारा जो बस्तर एरिया है, जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन वाला पार्ट, बैकवर्ड एरिया है, उसको जो है ना बढ़ावा देना चाहिए। वहाँ पे इंडस्ट्रीज लाने के लिए कुछ न कुछ इंसेंटिव्स लानी चाहिए सरकार। तो हम सभी छात्रगण चाहते हैं कि सरकार, हमारा छत्तीसगढ़ शासन इस चीज़ में ध्यान दे, हमारे बालोद जिले में ये सरकारी डीएड बीएड शिक्षा की प्रावधान करे। जिसमें हमारे ग्रामीण अंचल में कई जगह जो रोड है वो एकदम से मतलब ख़राब हो गए है, ओकर बारे में वाला थोड़ा से सोच रखना चाहिए। और अवधेश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवधेश, आज बजट पेश होना है और अभी आपने भी सुना होगा लोगों की बहुत उम्मीदें हैं, बिजली, पानी, सड़क, इसके अलावा किसानों को बहुत उम्मीदें हैं। अब ये तो आज वाकई में मुख्यमंत्री जो कि आज बतौर वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे, उनके लिए भी आज अहम आज का दिन है और उनको उम्मीदों पे खरा उतरना है। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, उम्मीदों पे खरा उतरना है, क्योंकि इस बार छत्तीसगढ़ की जनता की उम्मीदें ज्यादा है। इसलिए भी उम्मीदें ज्यादा है क्योंकि पिछली बार जब बजट आया तब ये कहा गया कि राज्य सरकार जल्दी में बजट की गंभीरता को लेकर जो एक तैयारियां होनी चाहिए थी, वो तैयारियों का समय अभाव सरकार के पास रहा, इसलिए सरकार ने वो तैयारियां कम की, इसलिए जो बजट था वो इसी तरह से बजट आया। लेकिन इस बार मुख्यमंत्री ने पूरे मामले को देखते हुए बजट पेश करने की तारीख से पहले मुख्यमंत्री ने सभी विभाग के मंत्रियों से बैठ के चर्चाएं की, फीडबैक ली, एक साल तक हुए कामों की समीक्षा की और उसके बाद क्या कुछ जनता के माध्यम से उनके पास फीडबैक आए। हमने देखा कि पहली बार छत्तीसगढ़ में जनता से फीडबैक लिया गया बजट को लेकर कि वो बजट में क्या चाहते हैं, क्या कुछ उम्मीदें होते हैं। तकरीबन 52,378 लोगों ने अपने फीडबैक भी दी, अलग अलग माध्यमों से तमाम चीजों का समावेश करके राज्य सरकार ने बजट तैयार किया है। लेकिन आज जब पिटारा खुलेगा श्रद्धा, उस वक्त ही तय हो पाएगा कि पिटारे से क्या कुछ निकलता है। क्योंकि अगर वित्तीय स्थिति की बात कर ली जाए तो सरकार के पास दो बड़ी चुनौतियां है कि राजस्व प्राप्तियों को कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि जीएसटी लागू होने के बाद पूरा जो टैक्स का मामला है वो केंद्र सरकार के पाले में है और हमने देखा कि तकरीबन 1,000 करोड़ अभी भी केंद्र सरकार को राज्य का राज्यांश लेना बाकी है। उसके अलावा राजस्व घाटे को कम कैसे किया जाए, इस बात पे ज्यादा जोर होगा। पूंजीगत व्यय लगातार सरकार के बढ़ते जा रहे, स्थापना व्यय बढ़ता जा रहा है, उसे कैसे कम किया जाए, उसे कैसे रोका जाए। चुनौतियां भी हम कह सकते हैं कि बहुत हैं सरकार के सामने। अब इन सब चुनौतियों को देखते हुए कैसा बजट होगा, क्या सब खुश होंगे इस बजट से, इस तरीके का बैलेंस्ड ये बजट रहेगा, ये तो खैर आज पता चलेगा थोड़ी देर बाद। शुक्रिया आपका अवधेश तमाम जानकारी देने के लिए।
छत्तीसगढ़ में आज से 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं, जबकि 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं सोमवार को ही शुरू हो गई थी, यानी कि कल शुरू हो गई थी। नकल रोकने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। खास बात, इस साल माध्यमिक शिक्षा मंडल ने आंसर शीट के पेजेस को कम कर दिया है। छात्रों को अब केवल 32 पेज की आंसर शीट मिलेगी, जिसमें से 30 पेज छात्रों के सवाल लिखने की इजाजत होगी। बाकी 2 में रोल नंबर और विषय संबंधी जानकारी के साथ मंडल द्वारा दिए गए निर्देश होंगे। तो आज से बोर्ड परीक्षाएं 10th की शुरू हो गई हैं। कल से 12th की शुरू हो गई थी। 12वीं की परीक्षाएं कल से ही शुरू हो गई थी। 10th की बोर्ड परीक्षा में सबसे पहला पेपर संस्कृत का है। 9 बजे से पेपर शुरू होगा और खास इंतजाम किए गए हैं बच्चों के लिए, काफ़ी अहम। खासकर हम 10th की बात करें तो जिनका पहला बोर्ड होता है उनके लिए काफ़ी अहम एग्जाम्स होते हैं और आज से परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। खास बात इस बार ये है कि आंसर शीट के पेजेस को कम कर दिया गया है। 32 पेज, यानी कि लिखने के लिए सिर्फ 30 पेज की इजाजत होगी। जो बाकी 2 पेज हैं उसमें जो भी निर्देश हैं मंडल के, साथ ही रोल नंबर वगैरह, उसके लिए 2 पेजेस होंगे। युगल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। युगल, आज से बोर्ड परीक्षाएं शुरू, मतलब कल से शुरू हो गई थी 12th की, आज से 10th की बोर्ड परीक्षा शुरू। जिस तरह देखिए, आज 10वीं की परीक्षा है, 9 बजे से प्रारंभ होगी। 2,77,475 परीक्षार्थी हैं, वो परीक्षा देंगे और उसकी व्यापक तैयारियां की गई हैं। 2,305 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। साथ ही नकल रोकने के लिए अलग अलग जिलों में, जिले के जिस तरह से स्वरूप है, बड़ा जिला है तो ज्यादा फ्लाइंग स्क्वाड दल का गठन किया गया है। अगर जिले के जो है क्षेत्रफल और जनसंख्या जिस हिसाब से कम है, परीक्षार्थी कम है, तो वहां पर जो है कम जो है फ्लाइंग स्क्वाड टीम की गठित की गई है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड और राज्य शासन इस परीक्षा को लेकर व्यापक तैयारियां की गई हैं। इस बार जो है 10वीं की परीक्षा आज से शुरू होगी और 17 मार्च तक चलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि OMR आंसर शीट की जगह पर डिकोडिंग आंसर शीट की व्यवस्था है वो की गई है। और इस बार 32 पेज का उत्तर जो है प्रश्न सीट आंसर शीट रहेगा, जिसपे 2 पेज है जो निर्देश रहेंगे और 30 पेज पर परीक्षार्थी हैं वो लिख सकेंगे। गणित विषय के लिए उसकी पेज की संख्या बढ़ाई गई है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि परीक्षा को लेकर के जो है माध्यमिक शिक्षा मंडल की तैयारियां हैं, सभी SP और कलेक्टर को निर्देशित किया गया है। आज भाषा की परीक्षा है और जिस तरह से भाषा की शुरुआत सरल जो है विषयों से शुरुआत इसलिए की गई है ताकि जो परीक्षार्थी हैं उसका मनोबल बरकरार रहे। और जैसे जो कठिन विषयों की जब परीक्षा गणित अंग्रेजी के लिए जाती है तो कोई तो आज का दिन बेहद अहम सभी छात्रों के लिए और न्यूज़ 18 की तरफ से सभी बच्चों को, सभी स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट, ताकि उनके एग्जाम्स अच्छे बीते। बहुत बहुत शुक्रिया आपका युगल तमाम जानकारी देने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सीएम भूपेश बघेल की उपसचिव सौम्या चौरसिया के दुर्ग भिलाई स्थित घर पर आयकर विभाग की तफ्तीश जारी है। आयकर विभाग की टीम आज भी सौम्या चौरसिया की मां के घर जांच कर सकती है। जमीन खरीदी के मामले में पूछताछ की जा सकती है। आयकर विभाग की टीम सूर्या रेजिडेंसी के 104 नंबर अपार्टमेंट पहुंची और विभाग के 4 अधिकारियों से घंटों पूछताछ की गई। इसके अलावा टीम ने सौम्या के ड्राइवर से भी पूछताछ की। इससे पहले केंद्रीय आयकर विभाग की टीम ने सौम्या के घर पर छापा मारा था और उनका घर सील कर दिया था। सोमवार को उनके घर की जांच हुई। लगातार 12 घंटे से भी ज्यादा का समय तक जांच होती रही। जांच में जुटी आयकर की टीम ने यहां ऑनलाइन पिज्जा मंगाकर खाया। बताया जा रहा है कि आयकर विभाग की टीम को इस जांच से कई दस्तावेज मिलने के कयास लगाए जा रहे हैं। मिथिलेश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिथिलेश, सौम्या चौरसिया का काफी देर इंतजार किया गया पहले, फिर वो परसों मिली और अब कल IT ने 12 घंटे तक तकरीबन वहां पर अपनी कार्रवाई की है। क्या कुछ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है? श्रद्धा, सुबह से ये कार्रवाई जारी थी। जिस तरह से सौम्या चौरसिया ने कहा था कि कल सुबह जो है वो 8 बजे आयकर की टीम वहां पर पहुंच सकती है, लेकिन वो काफी विलंब से पहुंची। लगभग 12 बजे के आसपास से आयकर विभाग की टीम, 8 सदस्यीय टीम ऐसी मानी जा रही है, जो वहां पर 4 गाड़ियों से पहुंचे हुए थे। 12 बजे के बाद से ये लगातार कार्रवाई चालू हुई है। दरवाजा खोला गया, सील खोला गया और उसके बाद में फिर जो कार्रवाई चालू हुई है वो लगातार लगभग 20 घंटे हो चुके हैं और ये कार्रवाई जारी है। इस दौरान हमने जो पल पल
में जो अपडेट दिया वहां पर और देखा कि वहां पर किस तरह से कार्रवाई हो रही है, जिस तरह से हमको जो दृश्य नजर आया श्रद्धा, वहां पर बेहद ही गंभीर रूप से यहाँ पे कार्रवाई चल रही है। अधिकारी सामने बैठे हुए नजर आए हैं और वहां पर सौम्या चौरसिया बैठी हुई है, कागजात फैले हुए हैं, अलमारी को देखा गया है कि अलमारी खुली हुई है और एक एक चेक कराया जा रहा है। तो इसे ये माना जा सकता है कि बेहद ही जो कार्रवाई है वो बेहद गंभीर रूप से चल रही है। 20 घंटे हो चुके हैं और इस बीच में चलिए अब देखना है कि आगे क्या कुछ हाथ लगता है आईटी के या फिर कुछ भी हाथ नहीं लगता। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। छत्तीसगढ़ में आयकर विभाग की टीम की छापेमारी करीब एक हफ्ते से जारी है। बताया जा रहा है कि विभाग की छापेमारी में अभी तक 150 करोड़ रुपए की संपत्ति का खुलासा हुआ है। इस बात की जानकारी आयकर विभाग ने प्रेस रिलीज कर दी। इसके अलावा नोटबंदी के समय बड़े पैमाने पर रकम जमा करने के सबूत भी मिले। शराब और माइनिंग से भारी मात्रा में बेनामी संपत्ति के सबूत मिले। वहीं हवाला के जरिए भी करोड़ों रुपए के लेनदेन का खुलासा हुआ। आयकर विभाग के मुताबिक नेताओं के लिए भी पैसे के लेनदेन के सबूत मिले। कर्मचारियों के नाम पर भी करोड़ों का लेनदेन किया गया। केंद्रीय आयकर विभाग की टीम ने प्रदेश में अलग अलग कई जगहों पर छापेमारी की, जिसमें रायपुर के मेयर एजाज ढेबर, शराब और केबल कारोबारी और बड़े पदों पर बैठे कई आईएएस अधिकारी शामिल हैं। अवधेश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवधेश, लगातार आईटी की ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है और अब तो ये खबर भी आ रही है कि तकरीबन 150 करोड़ के बेनामी संपत्ति के बारे में भी खुलासा हुआ है, बेनामी आय के बारे में भी खुलासा हुआ है। साथ ही दूसरी तरफ सौम्या चौरसिया की बात करें तो वहां पर भी आईटी ने रेड मारी। 12 घंटे तक वहां पर कहा जा रहा है कि अहम दस्तावेज मिल सकते हैं। बिल्कुल श्रद्धा, देखिए जिस तरह से आयकर विभाग ने प्रेस रिलीज जारी करके जानकारी दी है, प्रारंभिक तौर पे 150 करोड़ के बेनामी संपत्ति का खुलासा हुआ है, जबकि अभी कई अहम दस्तावेजों से राज जो है उगलने बाकी है, कई प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन होना बाकी है। तो वही जिस तरह से फर्जी कंपनियां बना के लाखों करोड़ों अरबों रुपए इन्वेस्ट किया गया, जो तमाम चीजों के दस्तावेज आयकर विभाग को मिले हैं, उनका वैल्यूएशन होना बाकी है। आयकर विभाग ने अपने प्रेस नोट में स्पष्ट तौर पर कहा है कि 150 करोड़ के आंकड़े बेहद प्रारंभिक आंकड़े हैं। ये आंकड़े अभी और भी बढ़ेंगे। अब जो सूत्रों के हवाले से खबर निकल के आ रही है कि तकरीबन 500 करोड़ से अधिक का ये पूरा मामला जाएगा। कई अहम दस्तावेज आयकर विभाग ने स्कैन करके दिल्ली भेजा है, तो कई अहम दस्तावेजों को जब्त किया है। लेकिन कुल मिला के ये कि 27 तारीख से लेकर आज 3 तारीख तक जिस तरह से कई मोड़ इस पूरे आयकर विभाग के छापेमार कार्रवाई में हुए, राजनीतिक गलियारों से लेकर प्रशासनिक गलियारों तक हलचल काफी तेज देखने को मिला। राजधानी रायपुर से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक में ये मामला गूंजा और तमाम चीजों के बाद आयकर विभाग ने कल खुलासा कर दिया कि अभी जांच लंबी चलेगी और जांच के बाद ही पूरा पता चलेगा कि आखिरकार क्या है। लेकिन कुल मिला के कि कल भी हमने अपने दर्शकों को बताया था कि आयकर विभाग की जांच जो है वो पूरे आबकारी मतलब शराब के अवैध खेल पे केंद्रित हो गई है। आयकर विभाग ने खुलासा किया है कि शराब, माइनिंग में खास करके रेत के मामले और उसके बाद हवाला के जरिए अरबों रुपए का लेनदेन, फर्जी कंपनियां बना के लेनदेन करने का और पॉलिटिकल फंडिंग मतलब नेताओं के लिए पैसे फंड ट्रांसफर करने का जो पूरा खेल है उसका खुलासा हुआ है। लेकिन उन तमाम चीजों का वैल्यूएशन होना बाकी है। वैल्यूएशन होने के बाद जब आंकड़े आएंगे तब निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ की जनता चौंकेगी कि इतने बड़े गफलती कैसे किया गया, गड़बड़ी को अंजाम कैसे दिया गया। बिल्कुल, और फिर पता भी चलेगा कि अब जो इस पर राजनीति हो रही है अब वो और कितनी भड़कती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अवधेश तमाम जानकारी देने के लिए। और रायपुर जहां 125 लोगों का लीवर खराब हुआ है, गंदा पानी पीने की वजह से लीवर की बीमारी, नगर निगम ने सप्लाई किया दूषित पानी। दलदल सिवनी के 125 लोगों का लीवर खराब, गंदी नालियों से होकर पानी गुजरता है, पानी का पाइप। 20,000 लोगों के दूषित पानी से बीमार होने का खतरा है। ये बड़ी खबर, गंदा पानी पीने से 125 लोगों का लीवर खराब। और रायपुर जहां सड़क हादसों की भयावह तस्वीर, एक साल में 12,987 सड़क हादसे हुए हैं। सड़क हादसों में 4,956 लोगों की मौत। हादसों के आंकड़े से डीजीपी अवस्थी हुए नाराज, अधिकारियों को दिए सड़क हादसे रोकने के निर्देश। अब ड्यूटी अधिकारी हादसों के लिए होंगे जिम्मेदार। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।